हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपी जीके पढ़ा रहा हूं। एमपी जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स जो आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम मध्य प्रदेश के टॉपिक में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में स्थानीय सुशासन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में स्थानीय सुशासन। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्थानीय स्वशासन है इसका मतलब क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है कि स्थानीय स्तर पर जिन निकायों के द्वारा शासन किया जाता है उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। इसको इंग्लिश में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, तो लोकल लेवल पर एक निकाय को स्थापित किया गया, गठित किया गया है जो उनका शासन खुद ही करते हैं, तो उसे कहा जाता है स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब हमारे मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पार्ट आ जाता है पंचायती राज या ग्राम स्वशासन, दूसरा हो जाता है नगर स्वशासन या नगरीय निकाय। ऐसे दो पार्ट में इसे बांटा जाता है। पहले पार्ट में हम देखते हैं कि जो ग्राम स्वशासन होता है या पंचायती राज होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राम के स्तर पर ही एक निकाय होगा जो वहां का शासन खुद करेगा, जिसे कहा जाता है ग्राम स्वशासन या पंचायती राज। तो इसमें इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसके तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है ग्राम पंचायत, तो ग्रामीण स्तर पर होती है, गांव के स्तर पर होती है ग्राम ग्राम पंचायत। इसके बाद जनपद स्तर पर जनपद पंचायत होती है, फिर जिला स्तर पर जिला पंचायत होती है। ऐसे ही जो नगर स्वशासन होते हैं या नगरीय निकाय होते हैं, तो इसको भी हमारे मध्य प्रदेश में तीन पार्ट में बांटा गया है। वैसे तो ये 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में इसके 3 स्तर हैं। तो 3 स्तर कौन कौन से? तो पहले स्तर पर है नगर पंचायत, दूसरी है नगर पालिका परिषद और तीसरी हो जाती है नगर निगम। ये 3 निकाय इसमें काम करते हैं। तो ये त्रिस्तरीय हमारे मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद फिर आगे देखते हैं इसमें मध्य प्रदेश में पंचायती राज का इतिहास। अब पंचायती राज का मतलब क्या फ्रेंड्स? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ग्राम के स्तर पर पंचायत कार्य करेगी, जिसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं। ऐसे ही जनपद स्तर पर पंचायत कार्य करेगी, उसे जनपद पंचायत कहते हैं। ऐसे जिला के स्तर पर हमारी पंचायत कार्य करेगी तो उसे जिला पंचायत कहते हैं। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश में पंचायती राज या ग्राम सुशासन का इतिहास हम यहाँ पर देखते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में और हमारे भारत में भी ये ग्रामीण स्वशासन या ग्राम स्वशासन या पंचायती राज का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में भी हमारे भारत में शासन करने की सबसे छोटी इकाई गांव ही हुआ करती थी। अर्थ समझ में? तो ऐसे अपन देखते हैं कि पुराने समय से ही ये पंचायती राज या एक प्रकार से अपन क्या है ग्रामीण सरकार पुराने समय से ही चली आ रही है। तो हमारे भारत में अपन देखते हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसमें भी हमको ग्राम स्वशासन के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब उस समय में भी जो गांव के स्तर पर इकाई होती थी वो सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी शासन की। ठीक है, तो हमको कौटिल्य का अर्थशास्त्र से भी जानकारी मिलती है। इसके बाद फिर हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य में। तो मौर्य साम्राज्य में भी ये शासन की सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करती थी। फिर आगे चलकर हम देखते हैं चोल काल आया, तो चोल काल में इसका विशेष रूप से वर्णन हमें मिलता है। फिर इसके बाद में मध्यकाल में आते हैं, तो मध्यकाल में भी शासन की छोटी इकाई गांव हुआ करती थी। फिर समय आया आधुनिक काल का, तो आधुनिक काल में हम देखते हैं कि हमारे भारत में अंग्रेजों के द्वारा भी इसका प्रयास किया गया था, लेकिन उसमें सारे अंग्रेजों ने नहीं किया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिसका नाम था लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ने हमारे भारत में ये स्थानीय स्वशासन की वकालत की थी। तो सबसे पहले आधुनिक काल में हमारे भारत में स्थानीय स्तर पर स्थानीय निकायों की स्थापना करने का प्रयास लॉर्ड रिपन ने किया था, इसलिए इसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, तो ये लॉर्ड रिपन को कहते हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों में एक ऐसा व्यक्ति था या वायसराय था जिसने हमारे भारत में प्रयास किया था। तो इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद फिर आगे हम देखते हैं कि हमारे भारत में जब आज़ादी मिलती है, तो भारत को जब आज़ादी प्राप्त हुई तो उस समय भी फिर पंचायती राज या स्थानीय निकायों का प्रयास किया गया था। ठीक है, अब आज़ादी के बाद हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं और फिर इन्होंने हमारे भारत के विकास के लिए एक प्लान तय किया था। तो क्या प्लान तय किया था? तो उन्होंने भारत के विकास के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए थे। तो कुछ कार्यक्रमों में जैसे पहला जो उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया था 1952 में,
1952 में कार्यक्रम चलाया था जिसका नाम था CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसको हिंदी में कहा जाता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि हमारे भारत में जितने भी समुदाय के लोग हैं उन सभी का विकास करना है, इसलिए इस कार्यक्रम का नाम दिया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इंग्लिश में से कहा जाता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और कब शुरू किया गया था? 1952 में, 1952 में। जब यह कार्यक्रम शुरू किया जाता है तो यह कार्यक्रम फेल हो गया कि 1952 में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था, यह कार्यक्रम असफल हो गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह समझ में नहीं आया था कि अरे कार्यक्रम फेल क्यों हुआ। तो फिर उन्होंने एक और उन्होंने योजना चलाई थी जिसका नाम था राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। ये उन्होंने 1953 में शुरू किया था। पहला कार्यक्रम उन्होंने CDP कब चलाया था? 1952 में। फिर दूसरा कार्यक्रम इन्होंने कब शुरू किया? 1953 में। जिसका नाम क्या दिया था इन्होंने? जिसका नाम था राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रसार सेवा। यह कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया, 1953 की बात है, 1953। लेकिन यह कार्यक्रम भी फेल हो गया। अब उस समय अपने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह समझ में नहीं आ रहा था कि हमने जो कार्यक्रम शुरू किए हैं यह फेल क्यों हो रहा है। पहले उन्होंने CDP चालू किया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम या सामुदायिक विकास कार्यक्रम, वह भी फेल हो गया। फिर यह कार्यक्रम शुरू किया, यह भी फेल हो गया। तो उन्हें एक्चुअल में समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कार्यक्रम फेल क्यों हो रहे हैं, ये योजनाएं फेल क्यों हो रही हैं। तो फिर उन्होंने बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति को गठित किया जिसका नाम रहता है बलवंत राय मेहता समिति। तो इसको याद रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बलवंत राय मेहता समिति कब गठित होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में किया था, ठीक है। और इस समिति के अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता को ही बनाया गया था। अब बलवंत राय मेहता से इन्होंने कहा कि हमने जो प्रोग्राम चलाए थे वो प्रोग्राम फेल क्यों हो गए। हमने CDP स्टार्ट किया था 1952 में, फेल हो गया। 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम शुरू किया, फेल हो गया। क्यों फेल हो गया हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो बलवंत राय मेहता ने कहा कि यदि हम सीधे यहाँ केंद्र से ही या सेंट्रल से ही कोई योजना बनाएंगे और उसे डायरेक्ट लागू करेंगे तो हम सफल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि स्थानीय स्तर पर समस्या क्या है, लोकल लेवल पर प्रॉब्लम क्या है, वो स्थानीय लोग ही बता सकते हैं, लोकल लेवल के जो लोग हैं वही बता सकते हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आ सकती, ठीक है। तो 1957 में ये समिति गठित होती है बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में, और इन्होंने एक सिफारिश की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की इन्होंने। इंग्लिश में कहा जाता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इन्होंने कहा कि हमको स्थानीय स्तर पर स्वशासन को या स्थानीय स्तर पर हमें भी एक ऐसा निकाय गठित करना होगा जो उनका शासन वो खुद ही कर सके, ठीक है। तो इन्होंने इसको 3 स्तर में बांटने की बात की थी जिसको त्रिस्तरीय पंचायती राज नाम दिया गया है। इस त्रिस्तरीय पंचायती राज में कौन कौन से आ जाते हैं? तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ये 3 पंचायतें इसमें आती है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? त्रिस्तरीय पंचायत, ठीक है। इसको 3 टियर पंचायती राज भी कहते हैं। अब जब इन्होंने इसे सिफारिश की बलवंत राय मेहता ने, तो उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह बात समझ में आ गई थी। जब ये बात उन्हें समझ में आई तो उन्होंने फिर उसी समय 2 साल के बाद 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन कर दिया। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे भारत में पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से होती है। तो पंचायती राज की शुरुआत याद रखना हमेशा, एग्जाम में एक बार नहीं कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की शुरुआत की जाती है। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये उद्घाटन किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद फिर राजस्थान के बाद में आंध्र प्रदेश ने इस पंचायती राज को शुरू किया था, लेकिन इस समय पूरे भारत में सभी राज्यों में पंचायती राज की शुरुआत नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। फिर अगली जो समिति गठित होती है उस समिति का नाम रहता है अशोक मेहता समिति। अब ये अशोक मेहता समिति कब गठित की जाती है? तो 1977 में 1977 में इस समिति का गठन किया गया था। इसको याद रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कई बार इससे पूछा जाता है। तो 1977 में 1977 में इस समिति का गठन हुआ
और इसके अध्यक्ष अशोक मेहता ही बनाए गए थे। इसको याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इनके ईयर, इनके सन आपसे पूछ चुका है कि ये समितियां कब गठित हुई है। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन था, तो अशोक मेहता को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। इन्होंने सिफारिश कौन सी की है, तो इनकी सिफारिश बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखना। तो जहां हमारे बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, तो वहीं हमारे अशोक मेहता जी ने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश कर दी। ठीक है, तो इन्होंने जिला स्तर पर जिला पंचायत और जनपद पंचायत के स्तर पर मंडल पंचायत की सिफारिश की। तो इन्होंने जो ग्राम पंचायत थी इसको हटाने की सिफारिश की थी। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी, तो ये इन्होंने की थी अशोक मेहता ने। इसको याद रखना फ्रेंड्स। इसके अलावा और इन्होंने सिफारिश क्या की थी, तो इन्होंने कहा था अशोक मेहता ने कि जिस स्थानीय निकायों की हम बात कर रहे हैं, जिस पंचायती राज की हम बात कर रहे हैं, इसमें भी स्थानीय स्तर पर राजनीतिक पार्टी के चुनाव चिन्ह के आधार पर चुनाव करवाया जाना चाहिए। तो एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे कौन सी समिति थी जिसने स्थानीय निकायों में या फिर पंचायती राज में भी पार्टी के चुनाव चिन्ह के आधार पर चुनाव कराने की सिफारिश की थी, तो ये अशोक मेहता ने की थी। इसको याद रखना, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगामी परीक्षाओं में भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे आज हम देखते हैं नगर निगम का चुनाव होता है, नगर पालिका का चुनाव होता है और नगर पंचायत का चुनाव होता है। तो जब इनका चुनाव होता है तो इसमें जो भी पार्टी होती है उनके चुनाव चिन्ह के आधार पर चुनाव होता है। जैसे बीजेपी वालों का चुनाव चिन्ह कमल का फूल होता है, कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा होता है, बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह ठीक है हाथी होता है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि विभिन्न ये जो पार्टियां होती हैं, तो विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं, इनके सबके अपने अपने अलग अलग चुनाव चिन्ह होते हैं। तो इन चुनाव चिन्ह के आधार पर इस पंचायती राज का चुनाव कराने की सिफारिश अशोक मेहता ने की थी, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने इनकी इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया था। क्यों? क्योंकि यदि हमारी गवर्नमेंट इनकी सिफारिश को एक्सेप्ट कर लेती तो फिर यहाँ पर विकास की बजाय राजनीति होने लगती और ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता। इसलिए हमारी सरकार ने पंचायती राज में अशोक मेहता की जो दूसरी सिफारिश थी कि पंचायतों में भी राजनीतिक पार्टी के चुनाव चिन्ह के आधार पर चुनाव कराया जाना चाहिए, इस सिफारिश को हमारी केंद्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो इसको याद रखना। इसके बाद फिर अगली समिति आती है जीवी के राव समिति। इसको याद रखना फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट समिति है। तो जीवी के राव समिति ये कब गठित होती है, तो ये वर्ष 1985 में 1985 में गठित की जाती है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष भी जीवी के राव ही बनाए जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या था या इसकी सिफारिश क्या थी, इसने कौन कौन सी सिफारिशें की है इस समिति ने, इसमें आपको ध्यान रखना इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। इसके बाद अगली सिफारिश क्या की थी, इन्होंने आरक्षण की सिफारिश की थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सी एक समिति है जिसने 4 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, तो यह थी जीवी के राव समिति। इसके बाद में दूसरी सिफारिश कौन सी थी इनकी, तो आरक्षण संबंधी इनकी सिफारिश थी। इसका मतलब क्या हुआ, तो इन्होंने कहा कि जो पंचायती राज है यह हमारा स्थानीय निकाय है, इसमें आरक्षण दिया जाना चाहिए, एससी को, एसटी को और महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो इसको याद रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में हमसे क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। तो भारत का एकमात्र राज्य हमारा मध्य प्रदेश जहां पर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है इन स्थानीय निकायों में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगली समिति आती है एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति का गठन 1986 में किया जाता है, जीवी के राव समिति के ठीक 1 साल बाद। इसको ध्यान रखना। तो 1986 में समिति का गठन हुआ और इस समिति के अध्यक्ष एल.एम. सिंघवी थे। इसके बाद इस समिति ने सिफारिश कौन सी की थी, तो इसने सिफारिश की थी कि पंचायती राज को या हमारे स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। तो संवैधानिक दर्जा का मतलब क्या होता है कि इनका वर्णन संविधान में किया जाना चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई भी सरकार इसको खत्म न कर पाए। तो इसको संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश इस समिति ने की थी, एल.एम. सिंघवी समिति ने। इसको याद रखना, एग्जाम में कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। इसके बाद फिर
अगली समिति आती है थुंगन समिति। अब ये थुंगन समिति कब गठित होती है? तो इसका गठन 1988 में 1988 में किया जाता है और इसके अध्यक्ष कौन थे? पी.के. थुंगन। इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि थुंगन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पी.के. थुंगन थे। इन्होंने कौन सी सिफारिश की थी? तो इनकी सिफारिश आपको याद रखना है, तो इनकी सिफारिश थी कि पंचायती राज को मजबूत बनाना है, ठीक है, और इनका कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। ये इन्होंने इसकी सिफारिश की थी फ्रेंड। तो ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका गठन वर्ष और इनकी सिफारिश और इनके अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं। वैसे तो इनके नाम पर इन समितियों के नाम रखे गए हैं, लेकिन आपसे ईयर पूछा जाता है और इनकी सिफारिश से पूछ ली जाती है कई बार, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। अब ये सभी समितियों ने अपने अपने अनुसार सिफारिश की है, जितने भी समितियों के अध्यक्ष थे जिनको जैसा लगा उन्होंने उस समय सिफारिश की। अब जो जो सिफारिश हमारी गवर्नमेंट को ठीक लगी, हमारी गवर्नमेंट ने उन सिफारिश को स्वीकार किया और फिर आगे चलकर इनके लिए कानून बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। तो इसमें देखिए फिर आगे इनकी सिफारिश के बाद में हमारे भारत में उस समय प्रधानमंत्री थे हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। तो राजीव गांधी के सरकार में ये स्थानीय निकाय से संबंधित विधेयक पेश किया जाता है, लेकिन उस समय यह विधेयक पास नहीं हो पाया। फिर इसके बाद में हमारे भारत में 73वां और 74वां संविधान संशोधन पेश किया जाता है। अब 73वां संविधान संशोधन पेश किया गया हमारी संसद में, तो उस समय ध्यान रखना ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो अधिनियम कब बनता है फ्रेंड्स? तो आपको याद रखना है कि जब दोनों सदन पास कर देते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन पास कर देते हैं और उसके बाद हमारे राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तब यह अधिनियम बनता है, तब एक्ट बनता है। तो जब इसको संसद में पेश किया जाता है कब? 22 दिसंबर 1992 को। तो लोकसभा में इस पर चर्चा हुई और लोकसभा ने भी इसको एक ही दिन में पास कर दिया। फिर उसके बाद में राज्यसभा में से पेश किया जाता है, तो राज्यसभा में कब पेश किया गया था? 23 दिसंबर 1992 को। इसको ध्यान रखना आप। तो राज्यसभा में भी इस पर चर्चा हुई और राज्यसभा में भी एक ही दिन में इसे पास कर दिया गया था। फिर इसके बाद में राज्यों की विधानसभाओं के पास इसे भेजा जाता है, तो राज्यों की विधानसभाओं ने भी इस पर चर्चा की और आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं ने भी उस समय में पास कर दिया था। फिर इसके बाद हमारे राष्ट्रपति के पास आता है यह, और राष्ट्रपति ने भी इस पर अपनी अनुमति दे दी। तो 20 अप्रैल 1993 को हमारे राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए और यह अधिनियम बन जाता है। तो इसका नाम क्या हुआ? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसमें कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड्स, कई बार आपको 1993 लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना जो इसको पेश कब किया गया था? 1992 में हमारी लोकसभा में इसको पेश कर दिया गया था, राज्यसभा में 1992 में पेश कर दिया गया था। इसलिए इसका जो एक्चुअल नाम है वो क्या है? 73वां संविधान संशोधन 1992, न कि 93, ठीक है। 93 में तो इसे लागू किया गया था, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना। अब हमारे राष्ट्रपति ने यहाँ पर हस्ताक्षर कर दिए थे 20 अप्रैल 1993 को, तो ठीक उसके 4 दिन बाद 24 अप्रैल 1993 को ये पंचायती राज अधिनियम हमारे भारत में लागू कर दिया जाता है। तो इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज अधिनियम हमारे भारत में लागू कब हुआ था? तो यह हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो यह है 24 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद जब ये अधिनियम बन जाता है तो इसका प्रावधान हमारे संविधान में कहाँ कहाँ पर हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि जो एल.एम. सिंघवी समिति थी उन्होंने सिफारिश की थी कि इनको पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। तो संविधान में कहाँ पर वर्णन है इसका? देखिए यहाँ पर भाग 9 में। तो संविधान के भाग 9 में इसका वर्णन है, किसका? हमारे पंचायती राज का, ठीक है। इसका भाग 9 में गठन या इसका संविधान में प्रावधान किया गया, इसको ध्यान रखना। और इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो इसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक इसका प्रावधान किया गया है। इसके बाद इसके लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी जाती है? पंचायती राज के लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके बाद इसके कार्य कितने हैं या इसके विषय कितने हैं? तो इसके कार्य हैं 29। तो ग्रामीण स्तर पर इसके 29 कार्य होते हैं।
तो 29 कार्यों में जैसे साफ सफाई रखना, बिजली व्यवस्था करना, पेयजल उपलब्ध कराना आदि सुविधाएं दी जाती है इनके द्वारा। तो ऐसे इसके 29 विषय हैं। इन 29 विषय से संबंधित ये पंचायतें काम करती है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर हमारे भारत में पंचायती राज लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। इसको याद रखना, एग्जाम में कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो जैसे हमारे भारत में या हमारी संसद में इस 73वें संविधान संशोधन को पेश किया गया था, तो ऐसे हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसे लागू करने के लिए पेश किया था। तो मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में इसे कब पारित किया था, तो इसे 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश विधानसभा में इसे पास कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है या अप्रूव इसको कर दिया जाता है। इसके बाद फिर हमारे राज्यपाल के पास जाता है यह विधेयक, और इसके बाद जब यहाँ से पास हो गया तो राज्यपाल ने भी इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। तो राज्यपाल ने 24 जनवरी 1994 को इस पर हस्ताक्षर कर दिए, और हमारे मध्य प्रदेश में इसे 25 जनवरी 1994 से इसे लागू कर दिया जाता है फ्रेंड्स। तो ये इस प्रकार से ये इसकी पूरी स्टोरी है। तो इसको याद रखना आप सिस्टमेटिक रूप से, एग्जाम में से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है हमारे भारत का जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। ठीक है, पहला राज्य ऐसा हमारा मध्य प्रदेश। तो किसमें दिया गया इनको 50% आरक्षण महिलाओं को? अपने स्थानीय निकायों में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। इसके बाद फिर अब देखिए हमारे मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत की संरचना। अब इसमें अपन देखेंगे जो तीनों इसके निकाय होते हैं, तो तीनों निकायों में कौन कौन से, तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, 3 स्तर पर पंचायती राज है। अब इसमें सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं ग्राम पंचायत। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्राम पंचायत में देखिए यहाँ पर ग्राम पंचायत की संरचना। अब ग्राम पंचायत की संरचना कैसे होगी, इसमें कौन कौन होंगे, कितना कार्यकाल होगा, इसे कैसे हटाए जाएंगे, इसके सरपंच को, पंच को। ठीक है, ये सब हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में अपन देखते हैं कि होता कौन कौन है, ठीक है, इसका कार्यकाल कितना होगा, कैसे इनको हटाया जाएगा, ये सब हम अब शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहली बात कि जो ग्राम पंचायत होती है, तो ग्राम पंचायत में पंच का, सरपंच का, इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। हर 5 साल में इसका चुनाव होता है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर कितनी जनसंख्या पर इसमें एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, तो 1000 की आबादी पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। मतलब जहां पर 1000 मतदाता हैं वहां पर ये एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, इसको ध्यान रखना। इसके बाद इसमें प्रमुख कौन होता है, तो इसमें प्रमुख होता है सरपंच। ठीक है, इसके बाद फिर इसमें वार्ड संख्या कितने होते हैं, तो 10, कम से कम 10 वार्ड और ज्यादा से ज्यादा 20 वार्ड इसमें हो सकते हैं। तो इसको ध्यान रखना, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत में कितने वार्ड होते हैं, तो कम से कम 10 होंगे और ज्यादा से ज्यादा 20 वार्ड होंगे, तो इसको ध्यान रखना। इसके बाद में जो व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, तो ग्राम पंचायत में चुनाव किस पद के लिए लड़ेगा, तो या तो पंच के लिए लड़ेगा या फिर सरपंच के पद के लिए ये चुनाव लड़ते हैं। तो इसके लिए उम्र कितनी रखी गई है, तो इसके लिए आयु है 21 वर्ष, इसको याद रखना। ये हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश में जो पंचायत राज होता है या ग्राम पंचायत होता है, इसमें चुनाव लड़ने की उम्र क्या रखी गई है, आयु कितनी है, तो ये है आयु 21 वर्ष, उसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर इसमें निष्कासन कैसे किया जाएगा इनका, मतलब इनको हटाने की प्रक्रिया कैसी रखी गई है, तो जब इनका चुनाव होता है किसका, सरपंच का, पंच का, और ये जब जीत जाते हैं, तो जीतने के बाद में ये यहां पर कार्य करना शुरू करते हैं। इसके बाद फिर अब मान लीजिए कि ये भी भ्रष्टाचार में पाए जाए, कौन, पंच है, सरपंच है, ठीक है, उप सरपंच है, ठीक है, ये जब भ्रष्टाचार में पाए जाते हैं तो इनको हटाने के लिए वहां पर 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। लेकिन कम से कम कितने समय बचना चाहिए, तो अगर कम से कम 6 महीने बचे हो तो ही यहाँ पर इनको हटाया जाएगा और इनके लिए फिर से चुनाव होगा। ठीक है, तो 2/3 बहुमत से इनको हटाया जाता है फ्रेंड्स, इसको याद रखना। इसके बाद फिर इसमें होगा कौन कौन, इसमें चुनाव की प्रक्रिया कैसी रखी गई है,
तो इसमें याद रखना चुनाव की प्रक्रिया में एक सरपंच होगा। सरपंच को कैसे चुना जाता है? तो सरपंच को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में पंच होता है, इसको भी प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ये प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? तो इंग्लिश में से कहा जाता है डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम। अब इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से मतलब सीधे इनको वोट देती है, किसको? सरपंच को और पंच को, इनको सीधे जनता चुनती है, जिसे कहा जाता है प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली या डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम। तो पंच को और सरपंच को, इन दोनों को हमारी जनता सीधे चुनती है, ठीक है, इनको ध्यान रखना। फिर इसके बाद में जो उप सरपंच होता है, उप सरपंच कैसे चुना जाता है? तो उप सरपंच अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा चुना जाता है, इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम के द्वारा इसे इलेक्ट किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो जाता है कि जितने भी पंच हैं, ये पंच अपने में से ही किसी एक को उप सरपंच के रूप में चुनते हैं, ठीक है। तो इस उप सरपंच के लिए डायरेक्ट चुनाव नहीं होता, मतलब जनता इसे सीधी वोट नहीं देती। तो इनको कौन चुनता है उप सरपंच को? तो यहाँ पर ये जो पंच लोग है, यही पंच लोग अपने में से ही एक किसी व्यक्ति को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, ठीक है। तो इसे कहा जाता है अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये ग्राम पंचायत की संरचना भी खत्म होती है। तो इसको आप ध्यान रखना फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर इसी में ही हमारे मध्य प्रदेश में इनको हटाने का भी अधिकार हमारी ग्राम पंचायत के पास होता है, ध्यान रखना। जैसे सरपंच हुआ, पंच हुआ, अगर ये भ्रष्टाचार में पाए जाते हैं या और कोई गलत कार्य करते हैं, तो इनको हटाने के लिए जो अधिकार दिया गया है ग्राम पंचायतों को, जिसे कहा जाता है राइट टू रिकॉल, वापस लेने का अधिकार, मतलब उनको वापस हटाने का अधिकार या वापस बुलाने का अधिकार, ध्यान रखना, ठीक है। तो वापस बुलाने का अधिकार, राइट टू रिकॉल, ये क्या है? तो जब कोई भी सरपंच या पंच कोई गलत कार्य करता है तो इन्हें हटाने का अधिकार दिया गया हमारी ग्राम पंचायतों को। तो ग्राम पंचायत में कब उन्हें हटाया जाएगा? तो कम से कम उनके 6 महीने बचे हों, ठीक है, कम से कम 6 महीने बचे हों और उन्हें 2/3 बहुमत से हटाया जाएगा। ध्यान रखना, इनको हटाने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होगी? तो इनको 2/3 बहुमतों की आवश्यकता होती है, तब इन्हें हटाया जा सकता है, और कम से कम 6 महीने बचे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। इसका पहला प्रयोग हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? जिला अनूपपुर में हुआ था। तो वहां पर सरपंच थी पल्लविका पटेल। इस पल्लविका पटेल को हटाया गया था हमारे मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार, ठीक है, इसको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर इसी ग्राम पंचायत में एक ग्राम सभा होती है। ये ग्राम सभा से अपने से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ग्राम सभा की बैठक में कौन कौन भाग ले सकते हैं और कितने समय के अंतराल पर इसकी बैठकें होती है, तो इसको ध्यान रखना। अब जो ग्राम सभा होती है, सबसे पहली बात कि ये कितने महीने में एक बार होगी? तो कम से कम 3 महीने में एक बार इसकी बैठक होती है, या 3 महीने में एक बैठक इसकी अनिवार्य होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स। जैसे हमारे भारत में अपन देखते हैं कि संसद, तो संसद में भी हमारे संविधान में 2 बैठकों का वर्णन है, लेकिन इसका 3 सत्र आयोजित होता है। ऐसे ही जो ग्राम पंचायतें होती हैं, तो यहाँ पर ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है। तो ग्राम सभा 3 महीने में एक बार इसे आयोजित की जाती है, 3 महीने में इसकी बैठकें अवश्य होती हैं। इसके बाद फिर इन ग्राम सभा में कौन लोग भाग लेते हैं? तो उसी ग्राम के या उसी गांव के सदस्य, ये गांव के लोग इसमें भाग लेते हैं जिनकी उम्र कितनी है? 18 वर्ष। तो कम से कम 18 वर्ष आयु होनी चाहिए। तो जिसकी उम्र 18 वर्ष है वह इसमें भाग ले सकता है, ये ग्राम सभा में आकर बैठकों में भाग ले सकता है। इसके बाद फिर ये जो ग्राम सभा होती है, ये शुरू कब होती है? तो जब कम से कम इसमें 20% सदस्य उपस्थित हो। इसका कोरम में ध्यान रखना, 20% लोगों का उपस्थित होना इसमें अनिवार्य है, तब इसकी कार्यवाही शुरू होती है। तो इसको ध्यान रखना, एग्जाम में से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ग्राम सभा से। इसके बाद फिर अगली आती है जनपद पंचायत। अब जनपद पंचायत कहां पर होगी फ्रेंड्स? तो जनपद स्तर पर जनपद पंचायत होती है, ठीक है। अब इसमें अपन देखते हैं कि जो जनपद पंचायत होती है, इसका कार्यकाल कितना होगा? तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो 5 वर्ष कार्यकाल सभी का होगा। हमारे जो स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय निकायों में सभी का कार्यकाल है 5 वर्ष, इसको याद रखना। तो जनपद पंचायत का कार्यकाल भी कितना है? तो इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष है, आप इसे याद रखना। इसके बाद फिर कितनी जनसंख्या पर या कितनी आबादी पर इसे गठित किया जाएगा? तो ऐसा कोई
क्षेत्र जिसकी आबादी 5000 हो तो वहां पर एक जनपद पंचायत का गठन किया जाएगा। इसके बाद फिर इसमें प्रमुख कौन होता है, तो इसमें प्रमुख होगा जनपद पंचायत का अध्यक्ष, जिसे जनपद अध्यक्ष के नाम से हम जानते हैं। इसमें वार्ड संख्या कितनी होगी, वार्ड संख्या का मतलब है सदस्यों की संख्या, ठीक है। जैसे हम उधर ग्राम पंचायत में पढ़े थे कि उसमें पंच, तो पंच कितने होंगे, 10 से लेकर 20 हो सकते हैं, मतलब जितने वार्ड होंगे उतने ही पंच होंगे। ऐसे ही ठीक यहाँ पर भी है कि जितने वार्ड होंगे उतने ही जनपद सदस्य होंगे। तो कम से कम 10 वार्ड होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 25 वार्ड होंगे, मतलब कम से कम 10 जनपद सदस्य होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 25 जनपद सदस्य होंगे। इसमें भी जो व्यक्ति इसका चुनाव लड़ना चाहता है, जनपद सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता है, तो इसमें उम्र सीमा कितनी है, तो इसमें 21 वर्ष आयु होना चाहिए। इसको याद रखना, ये 21 वर्ष सभी के लिए है, चाहे हमारा पंचायती राज हो, चाहे आगे हम नगरीय निकाय पढ़ेंगे तो सभी में, नगरीय निकाय में और हमारे स्थानीय अपने पंचायती राज में, सभी में 21 वर्ष आयु रखी गई है चुनाव लड़ने की, तो इसको ध्यान रखना। तो इसमें भी न्यूनतम आयु मतलब कम से कम 21 वर्ष आयु होना चाहिए, तो वह व्यक्ति फिर इस जनपद पंचायत का चुनाव लड़ सकता है सदस्य के रूप में। इसके बाद फिर इसमें होता कौन कौन है, तो इसमें ध्यान रखना जनपद अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष और जनपद सदस्य, ठीक है। अब जो जनपद सदस्य होता है तो जनपद सदस्य का इसमें प्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या होता है, तो इसमें सीधे जनता चुनती है इन्हें, और प्रत्यक्ष चुनाव को इंग्लिश में कहा जाता है डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम, प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। तो इसमें सीधे जनता के द्वारा इसे चुना जाता है, इस सदस्य को। फिर ये जो सदस्य होते हैं, इन्हीं सदस्यों में से एक अध्यक्ष को भी चुना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो अध्यक्ष होता है इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम के द्वारा इसे चुना जाता है। मतलब ये हुआ कि इसे सीधे जनता नहीं चुनती है अध्यक्ष को, इसको कौन चुनते हैं, तो जो लोग यहाँ पर सदस्य होते हैं इनको सीधे जनता चुनती है, ठीक है। और फिर ये सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं, तो इसको ध्यान रखना। और जो जनपद पंचायत है इनकी संख्या वर्तमान में 313 है, ठीक है। और जो हमारी ग्राम पंचायत थी तो ग्राम पंचायतों की संख्या 23,922 है, तो उसको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इसके बाद फिर ये जनपद पंचायतों की संरचना में इसको निष्कासन का मतलब क्या होता है, इनको हटाया कैसे जाएगा, तो फिर ये यहाँ पर आप अध्यक्ष देख रहे हैं, तो इनको हटाने के लिए कम से कम 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है और कम से कम 6 महीने बचे हुए इनके कार्यकाल को, ठीक है। अगर 6 महीने से कम समय बचा है तो फिर इनका चुनाव नहीं होगा। इनका चुनाव करवाता कौन है, तो राज्य में चुनाव आयोग होता है, वह इनका चुनाव करवाता है, ध्यान रखना। एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पंचायती राज होता है या हमारे नगरीय निकाय होते हैं इनका चुनाव कौन करवाता है, इसमें अपना राज्य का चुनाव आयोग होता है, राज्य का निर्वाचन आयोग होता है, ये इनका चुनाव करवाते हैं, इनको ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद फिर आगे जाती है जिला पंचायत। अब जिला पंचायत की संरचना में देखिए कि जिला पंचायत की संरचना में कौन कौन होते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए जिला पंचायत, तो इसमें भी जिला पंचायत का कार्यकाल भी कितना रखा गया है, तो इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष है, इसको ध्यान रखना। एग्जाम में हमसे क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, तो 5 वर्ष इसका कार्यकाल है। और कितनी जनसंख्या पर, कितनी आबादी पर कितने मतदाता होंगे तब जिला पंचायत का गठन होगा, तो कम से कम 50,000 मतदाता होना चाहिए, तब एक जिला पंचायत का गठन किया जाएगा जो जिले स्तर पर होती है। इसके बाद फिर इसका प्रमुख कौन होता है, तो इसका प्रमुख होता है अध्यक्ष, किसका, जिला पंचायत का प्रमुख। तो जिला पंचायत का प्रमुख होता है अध्यक्ष और यही कहलाता है जिलाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष। फिर इसके बाद में इसमें वार्ड संख्या कितनी होगी, तो कम से कम 10 वार्ड होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 35 वार्ड होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिला पंचायत होती है तो जिला पंचायत में सदस्यों की संख्या कम से कम 10 होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 35 होगी, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर इसमें न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है, तो इसका चुनाव लड़ने के लिए, किसका, जिला पंचायत का, तो जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, तो वह व्यक्ति फिर इसका चुनाव लड़ सकता है। इसके बाद फिर इसमें चुनाव प्रक्रिया किसकी कैसी है, तो यहाँ पर जो इसका चुनाव लड़ता है सदस्य के रूप में, तो जो व्यक्ति इस जिला पंचायत का चुनाव लड़ेगा सदस्य के रूप में वह व्यक्ति कहलाता है जिला पंचायत सदस्य। तो जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो इनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा होता है।
तो प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली का मतलब क्या है फ्रेंड, कि जनता इसमें सीधा इनको चुनती है, जनता सीधे वोट देती है इनको, किसको, सदस्यों को। फिर इन्हीं सदस्यों में से एक अध्यक्ष खड़ा होता है और उसी अध्यक्ष को ये सदस्य लोग अपने में से ही चुनते। ध्यान रखना, एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष को कैसे चुना जाता है, तो अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा इसे चुना जाता है। तो अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली या इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम का मतलब होता क्या है, तो उसका मतलब है कि जो सदस्य होते हैं ये अपने में से ही किसी एक को चुनते हैं। ठीक है, तो इसे कहा जाता है अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। फिर इसके बाद में यदि आने वाले समय में ये अध्यक्ष या उपाध्यक्ष भ्रष्टाचार के मामले में पाए जाते हो या भ्रष्टाचार का आरोप इन पर लगा हो, तो इनको हटाने के लिए कम से कम 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, इसको ध्यान रखना। तो इनको हटाने के लिए प्रस्ताव कब लाया जा सकता है, जब जिला पंचायत का समय या इसका कार्यकाल कम से कम 6 महीने बचे हो। अगर 6 महीने से कम कार्यकाल है तो इनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया नहीं जा सकता। ठीक है, और वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में जिला पंचायतों की संख्या कितनी है, 52 है, क्योंकि 52 जिले हैं तो 52 जिला पंचायत है, तो उसको ध्यान रखना। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि यहाँ पर ये हमारा पंचायती राज खत्म हो जाता है। अब इससे संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और कई बार अपने से एग्जाम में क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए पंचायतों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जिसमें पहला है अनुच्छेद 243। पंचायती राज का प्रावधान संविधान में किया गया, ध्यान रखना, संविधान के भाग 9 में। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो अनुच्छेद 243 से लेकर आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक इसका प्रोविजन या इसका प्रावधान किया गया है, तो इसको ध्यान रखना। तो पहले देखिए इसमें अनुच्छेद 243, इसमें लिखा है इसकी परिभाषा, किसकी परिभाषा, जो हमारा पंचायती राज है इसकी परिभाषा इसमें दी गई है। इसके बाद फिर अनुच्छेद 243 ए, इसमें क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का मतलब क्या हो जाता है, तो ग्राम सभा की मीटिंग या इसकी बैठकें आयोजित की जाती है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो हर 3 महीने पर इनकी बैठकें होती है ग्राम सभा की, और इसमें उसी ग्राम के, गांव के या ग्राम के जो वयस्क होते हैं, मतलब जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, वे इस ग्राम सभा में भाग ले सकते हैं या इसकी मीटिंग में, बैठकें में भाग ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर 244 बी, 244 बी, इसमें पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान किया गया है। इसके बाद फिर 243 सी, 243 सी, इसमें ग्राम पंचायतों की संरचना का वर्णन किया गया है। इसके बाद फिर अगला जाता है 243 डी, इसमें पंचायतों में आरक्षण दिया गया है। तो आरक्षण किसको किसको, SC ST और महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया है, इसको ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद फिर अगला जाता है आर्टिकल 243 ई, इसमें पंचायतों की अवधि के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायतों की अवधि के बारे में वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यह है 243 ई, अनुच्छेद 243 ई। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आ जाता है 243 जी, मतलब ग्रोथ इनकी। तो इनकी ग्रोथ के लिए इन्हें शक्तियां दी गई है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद में कुछ अधिकार इन्हें दिए गए हैं और कुछ इन्हें उत्तरदायित्व भी सौंपे गए हैं। इसके बाद फिर अगला आ जाता है 243 आई, आई से मतलब इनकम। तो इन्हें इनकम कैसे प्राप्त होती है, तो इनके लिए एक वित्त आयोग का गठन किया गया है। ये वित्त आयोग सिफारिश करता है हमारे केंद्र के वित्त आयोग को, और केंद्र का वित्त आयोग फिर इन्हें अनुदान की राशि प्रदान करता है, तो इसको ध्यान रखना। तो इनकी आय में वृद्धि हो, इनकी आय बढ़ाने के लिए राज्य के स्तर पर एक वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, 243 आई में। इसके बाद आर्टिकल 243 के, 243 के, तो 243 के में क्या लिखा है, पंचायतों के लिए समय समय पर चुनाव किया जाना चाहिए या करवाया जाना चाहिए, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 243 के में। इसके बाद फिर 243 एल, एल मतलब लागू, इसका मतलब हो जाता है कि संघीय क्षेत्रों में भी यह लागू होता है। फिर इसके बाद में आता है 243 एम, एम फॉर मना। तो मना मतलब क्या, कि कुछ मामलों में इस भाग का लागू न होना, मतलब कुछ क्षेत्र में यह लागू नहीं होता है, ये अनुच्छेद 243 एम का मतलब होता है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर एन, एन से मतलब निरंतर,
तो पंचायतों का निरंतर बने रहना या जारी रहना, ये इसका अर्थ होता है। इसके बाद फिर लास्ट आता है 243 ओ। तो 243 ओ में लिखा है कि चुनावों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक, मतलब इनका जब चुनाव होता है तो इसमें हमारा न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये ऐसा अनुच्छेद 243 ओ में लिखा हुआ है, तो इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये पंचायती राज समाप्त हो जाता है। इसके बाद शुरू होता है नगरीय स्वशासन। नगरीय स्वशासन को हम नगरीय निकाय भी कहते हैं। अब यह नगरीय निकाय का मतलब क्या फ्रेंड्स, तो शहरी स्तर पर, नगरीय क्षेत्र पर ऐसा एक निकाय स्थापित किया जाएगा जो उनका शासन खुद कर सके, इसलिए इसे नगरीय स्वशासन हम कहते हैं। इंग्लिश में इसे अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और जो पंचायती राज था उसे रूरल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर अपन देखते हैं जो नगरीय स्वशासन है या नगरीय निकाय है, इसकी शुरुआत हमारे भारत में कब होती है, तो जब लॉर्ड रिपन ने सिफारिश की थी उससे पहले ही हमारे भारत में इस नगरीय निकाय की शुरुआत हो चुकी थी। तो भारत में नगरीय निकायों की शुरुआत कब होती है, तो ध्यान रखना 1687 में। 1687 में हमारे भारत में सबसे पहले मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी। इसको याद रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में हमसे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि भारत में सबसे पहली बार नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये चेन्नई में या मद्रास में स्थापित किया गया था, उसको ध्यान रखना। ईयर क्या था, 1687। ये कई बार अपने से एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसके बाद हमारे भारत में 1726 ईस्वी में मुंबई और कोलकाता में नगर निगम की स्थापना की जाती है। ये हमसे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मुंबई में और कोलकाता में नगर निगम की स्थापना कब की गई थी, तो ये है 1726, इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स। इसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं 1882 में। 1882 में नगरीय निकायों को बढ़ावा देने के लिए हमारे भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन, इन्होंने भी सिफारिश की थी कि भारत में नगर निगमों की स्थापना की जाना चाहिए या नगरीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। और इसी रिपन ने भी पंचायतों के बारे में कहा था कि भारत गांव का देश है और जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा, ये ऐसा इसने कहा था लॉर्ड रिपन ने। तो स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए इसने सिफारिश की थी लॉर्ड रिपन ने, इसीलिए स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। एग्जाम में हमसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद फिर हम देखते हैं हमारे मध्य प्रदेश में 1864 में 1864 में जबलपुर को नगर पालिका के रूप में स्थापित किया जाता है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमारे मध्य प्रदेश में नगर पालिका के रूप में जबलपुर को कब स्थापित किया जाता है, तो ध्यान रखना जबलपुर 1864 में नगर पालिका के रूप में घोषित किया जाता है। फिर जब भारत को आज़ादी मिलती है या आज़ादी प्राप्त हुई तो उसके बाद हम देखते हैं कि 1950 में, तो 1950 में जबलपुर को नगर निगम के रूप में घोषित कर दिया जाता है या इसको परिवर्तित कर दिया जाता है। तो यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि जबलपुर को नगर पालिका के रूप में स्थापित कब किया था, तो इसको नगर पालिका 1864 में बनाया जाता है और इसको नगर निगम कब बनाया जाता है, तो 1950 में, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम है जबलपुर, इसको याद रखना, कई बार हमसे क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। इसके बाद फिर अब देखिए हमारे मध्य प्रदेश में जो नगरीय निकाय हैं, तो नगरीय निकायों से संबंधित कुछ समितियां होती हैं या कुछ आयोग होते हैं जिन्होंने सिफारिशें की थी। तो कौन कौन से समिति, कौन कौन से आयोग हैं जिन्होंने इनके विकास के लिए, इनकी संरचनाओं के लिए सिफारिशें की है, तो यहाँ पर देखिए इसमें सबसे पहले 1949-51 में, तो 1949-51 में एक समिति गठित हुई जिसका नाम है स्थानीय वित्तीय जांच समिति। अब इस स्थानीय वित्तीय जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे पी.के. बट्टल। तो इसको याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे भारत में स्थानीय वित्तीय जांच समिति का गठन कब किया गया था, तो इसको ध्यान रखना 1949-51 में इस समिति का गठन किया जाता है और इसके अध्यक्ष कौन थे, पी.के. बट्टल। किस लिए गठित हुई थी,
तो जो स्थानीय अपने निकाय होते हैं तो इनके वित्त की जांच करने के लिए इस समिति का गठन किया जाता है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर दूसरी समिति का गठन 1953-54 में किया गया था। तो समिति का नाम क्या था? करारोपण जांच समिति। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था फ्रेंड्स? तो इसका अध्यक्ष थे जॉन मथाई, ये इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। तो यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि करारोपण जांच समिति का अध्यक्ष कौन था, तो जॉन मथाई थे। और यह समिति गठित कब होती है फ्रेंड्स? तो इसका समय आपको ध्यान रखना है 1953-54। इसके बाद फिर 1963 से 65, 1963-65 में एक समिति गठित होती है जिसका नाम क्या है? तो नगर निगम कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर आधारित गठित समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष थे नूरुद्दीन अहमद, ये इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इन्होंने क्या सिफारिश की थी? तो इन्होंने कहा था कि जिस नगर निगम की अपन बात कर रहे हैं, तो नगर निगम में जितने भी कर्मचारी होंगे इनको पहले ट्रेन किया जाना चाहिए, इनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तो इनके प्रशिक्षण के लिए ये समिति गठित होती है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर 1963 में 1963 में कौन सी समिति गठित होती है? तो उसका नाम ध्यान रखना, वित्तीय संसाधनों के संवर्धन के लिए मंत्रियों की समिति। मतलब ये जितने भी स्थानीय निकाय है, मतलब हमारा नगरीय निकाय है, इन नगरीय निकायों की आय कैसे बढ़ेगी, तो इस पर आधारित एक समिति गठित हुई जिसका नाम है वित्तीय संसाधनों के संवर्धन के लिए समिति। और इसका अध्यक्ष कौन बनाए गए? जिसके अध्यक्ष थे रफीक जकारिया, ये इस समिति के अध्यक्ष थे, इनको ध्यान रखना। इसके बाद फिर 1974 में 1974 में नगर प्रशासन में बजट सुधार पर एक समिति गठित हुई जिसका अध्यक्ष गिरिजापति मुखर्जी को बनाया गया था। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए नगर प्रशासन में बजट सुधार पर आधारित एक समिति का गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे गिरिजापति मुखर्जी थे फ्रेंड्स, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर 1985-88 में नगरीकरण पर एक आयोग गठित किया जाता है, ठीक है, याद रखना, नगरीकरण पर एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया जाता है जिसका अध्यक्ष CN कुरिया को बनाया गया था। तो इसको ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि CN कुरिया को किस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, तो इसको ध्यान रखना आप लोग, नगरीकरण पर गठित राष्ट्रीय आयोग, ठीक है। ये कुछ आयोग और समितियां हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखना फ्रेंड्स, इसमें से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके बाद फिर नगरीकरण या नगरीय निकायों के लिए एक संशोधन पेश किया जाता है, ध्यान रखना, विधेयक पेश किया जाता है। तो जैसे हमारे ग्राम पंचायतों के लिए या हमारी पंचायतों के लिए एक विधेयक पेश किया जाता है, ऐसे ही नगरीय निकायों के लिए विधेयक पेश किया जाता है, ठीक है। तो इसमें अपन देखते हैं कि राजीव गांधी की सरकार में भी नगरीय निकायों के गठन के लिए विधेयक पेश किया गया था, लेकिन उस समय पास नहीं हो पाया। जैसे पंचायतों को गठित करने के लिए राजीव गांधी की सरकार में विधेयक पेश किया गया था, ऐसे ही राजीव गांधी की सरकार में नगरीय निकायों को गठित करने के लिए भी इसे पेश किया गया था, लेकिन उस समय पास नहीं हो पाया। फिर इसके बाद में 1992 में 1992 में 74वें संविधान संशोधन के रूप में इसे पेश किया जाता है। तो लोकसभा में से कब लोकसभा में इसे कब पेश किया जाता है? तो लोकसभा में इसे 22 दिसंबर 1992 को पेश किया गया था, और इसी तारीख को 22 दिसंबर 1992 को ही लोकसभा ने पास कर दिया। फिर इसके बाद में राज्यसभा में पेश किया जाता है 23 दिसंबर 1992 को, और राज्यसभा ने भी एक ही दिन में इसे पास कर दिया। इसके बाद फिर राज्यों में विधानसभाओं के पास इसे भेजा जाता है, तो राज्यों की विधानसभाओं ने भी इसे पास किया, तो उस समय आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं ने भी इसे पास किया। फिर इसके बाद में राष्ट्रपति के पास पेश किया जाता है, तो राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल 1993 को अपनी अनुमति दे दी, राष्ट्रपति ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिया, और इसका नाम क्या हुआ फिर? तो इसका नाम हुआ 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसका नाम होता है। और 1 जून 1993 से इसे लागू कर दिया जाता है। तो इसको याद रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो नगरीय निकाय संबंधित अधिनियम है या 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसे कब लागू किया जाता है? तो 1 जून 1993 को इसे लागू किया गया था, इसको याद रखना। जब यह अधिनियम बन जाता है तो इसका संविधान में कहाँ कहाँ पर प्रावधान है? क्योंकि हमारे भारत में जो LM सिंघवी थे, तो LM सिंघवी की अध्यक्षता में LM सिंघवी समिति का गठन हुआ,
और उसी समिति ने सिफारिश की थी कि हमारे भारत में इन स्थानीय निकायों को, ये नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। तो संवैधानिक दर्जा इसको दिया गया है, मतलब संविधान में भी इसका प्रावधान किया गया है। तो संविधान में इसका कहाँ पर प्रावधान है, तो इसको याद रखना, अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक इसका प्रावधान किया गया है। किसका, नगरीय निकाय का। और संविधान के भाग 9A में इसका प्रावधान है, किसका, नगरीय निकायों का प्रावधान किया गया है। और इसे कितने कार्य सौंपे गए हैं, तो इनके 18 कार्य होते हैं, याद रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये जो नगरीय निकाय होते हैं इनके कार्य कितने हैं, तो आपको याद रखना है 18 कार्य हैं। अब शहर के स्तर पर या शहरी क्षेत्र में इनके 18 कार्य क्या होंगे, जैसे साफ सफाई रखना, इसके बाद में विद्युत व्यवस्था करना, इसके बाद पेयजल उपलब्ध कराना, सौदागृह की व्यवस्था करना, आवारा पशुओं को पकड़ना, और तमाम ऐसी बहुत सारे इनके कार्य होते हैं। ठीक है, तो ऐसे 18 कार्य इनके होते हैं कुल। इसके बाद फिर अपन देखते हैं कि जब हमारे भारत में इसे लागू कर दिया जाता है तो उसी समय इस 74वें संविधान संशोधन को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो हमारा मध्य प्रदेश है। इसको याद रखना, एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 74वें संविधान संशोधन को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश है, इसको ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं कि जो नगरीय निकाय होते हैं हमारे मध्य प्रदेश में भी इससे संबंधित विधेयक पेश किया जाता है विधानसभा में, और हमारी मध्य प्रदेश की विधानसभा ने भी इस पर संबंधित विधेयक को पारित किया और हमारे मध्य प्रदेश में इसे लागू कर दिया जाता है। तो हमारे मध्य प्रदेश में इसे पारित कब किया जाता है, 1994 में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स। इसके बाद फिर हमारे मध्य प्रदेश में ये नगरीय निकाय कितने स्तर पर है, तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय 3 स्तर पर कार्य करता है। वैसे हमारे भारत में 8 प्रकार का नगरीय निकाय होता है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में कितना है, 3 प्रकार के। तो 3 प्रकार मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत या नगर परिषद। ये 3 स्तरीय नगरीय निकाय हमारे मध्य प्रदेश में है। तो देखिए इसमें शुरू करते हैं सबसे पहले हम नगर पंचायत को। नगर पंचायत ये नगरीय निकायों पर या नगरीय निकायों में सबसे छोटा निकाय होता है, तो इसको ध्यान रखना। और जो नगर पंचायत होता है इसमें कितनी आबादी पर या कितनी जनसंख्या पर, कितने मतदाता पर एक नगर पंचायत का गठन किया जाएगा, तो इसको याद रखना फ्रेंड्स। इसमें 5000 की आबादी पर, मतलब कम से कम 5000 और अधिक से अधिक 20,000, तो 5000 से लेकर 20,000 की आबादी पर, या अगर 5000 से लेकर 20,000 मतदाता होते हैं तो एक नगर पंचायत का गठन किया जाएगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसमें जो व्यक्ति इसका चुनाव लड़ना चाहता है तो चुनाव लड़ेगा किस पद के लिए, तो नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए। और नगर पंचायत का इसमें पार्षद होता है, ध्यान रखना, जो सदस्य होगा इसे यहाँ पर पार्षद कहा जाता है। तो इनके चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितनी रखी गई है, तो इसके लिए आयु सीमा है 21 वर्ष, कम से कम 21 वर्ष का होना अनिवार्य है। इसके बाद फिर इसमें प्रमुख कौन होगा, तो इसमें नगर पंचायत अध्यक्ष इसका प्रमुख होता है, इसको ध्यान रखना। इसका कार्यकाल कितना होगा, तो इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। इनका चुनाव कौन करवाता है, तो इनका चुनाव हमारे मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग करवाता है, ध्यान रखना। इसके बाद फिर इसमें चुनाव प्रक्रिया कैसी रखी गई है, तो इसमें चुनाव प्रक्रिया प्रत्यक्ष है, याद रखना। और ये प्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया का मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो जाता है कि इसमें जो नगर पंचायत अध्यक्ष है और नगर पंचायत के सदस्य, मतलब जो पार्षद हैं, इनका चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाता है। जनता इन्हें सीधे चुनती है और इनका चुनाव चिन्ह भी पार्टी के चुनाव चिन्ह के आधार पर ही रहता है। ठीक है, जैसे जो पंचायती राज होता है तो पंचायती राज में पार्टी के चुनाव चिन्ह का कोई भी चुनाव नहीं होता, ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, इसमें पार्टी के चुनाव चिन्ह होते हैं। जैसे बीजेपी का कोई सदस्य है तो उसका चुनाव चिन्ह क्या होगा, कमल का फूल होगा। और अगर कांग्रेस का है तो उसका चुनाव चिन्ह क्या होगा, हाथ का पंजा होगा। ठीक है, ये नगरीय निकायों में से इनके चुनाव चिन्ह होते हैं। लेकिन उधर हमारा जो पंचायती राज होता है, ग्रामीण सरकार होती है, उसमें ऐसा कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता फ्रेंड्स, याद रखना। तो यहाँ पर इनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा होता है, जनता इनको सीधे मतदान के द्वारा चुनती है। इसके बाद फिर इसमें होता कौन कौन है, तो इसमें प्रशासनिक प्रमुख होता है। ठीक है,
तो इसमें प्रशासनिक प्रमुख कौन होगा, तो उसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर राज्य सरकार द्वारा इसमें मनोनीत 2 सदस्य होते हैं, ध्यान रखना। एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नगर पंचायत होती है इसमें कितने लोग मनोनीत होते हैं, तो इसमें 2 विशेषज्ञ होते हैं। इनको कौन मनोनीत करती है, तो हमारे राज्य सरकार के द्वारा इन्हें मनोनीत किया जाता है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद में इसमें जो विधायक होते हैं, तो विधायक इसमें पदेन सदस्य होते हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नगर पंचायत में हमारे विधायक होते हैं, तो ये पदेन सदस्य होते हैं फ्रेंड्स, इसको याद रखना। इसके बाद फिर इसमें एक समिति होती है, किसमें, नगर पंचायत में। तो नगर पंचायत में जो समिति होती है उसे प्रेसिडेंट इन काउंसिल कहा जाता है, और इसका भी प्रमुख, इसका भी अध्यक्ष कौन होता है, हमारा नगर पंचायत का अध्यक्ष इसका प्रमुख होता है। तो इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। इसके बाद में इसमें वार्ड संख्या कितनी होगी, तो इसमें वार्ड संख्या 15 से 40 होती है, मतलब कम से कम 15 वार्ड होंगे और ज्यादा से ज्यादा 40 वार्ड होंगे, ठीक है। तो ये वार्ड का मतलब क्या है, तो जितने वार्ड होंगे उतने ही सदस्य होंगे, मतलब उतने ही पार्षद होंगे, ठीक है। तो चाहे पार्षद चुनाव लड़े चाहे अध्यक्ष चुनाव लड़े, इनके लिए चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी रखी गई है, 21 वर्ष, उसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगली आ जाती है नगर पालिका। जो नगर पालिका होती है तो ये कितनी आबादी पर होती है, तो इसको ध्यान रखना जरा, एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें मतदाताओं की संख्या कम से कम 20,000 होनी चाहिए। तो जहां पर 20,000 मतदाता होते हैं वहां पर एक नगर पालिका का गठन किया जाता है, ठीक है। इससे पहले मैं एक पॉइंट और आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे नगर पंचायत है, तो नगर पंचायतों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 294, और जो नगर पालिका है अभी वर्तमान में इनकी संख्या है 98। अब इसमें देखते हैं कि जो नगर पालिका होती है, तो नगर पालिका में कितनी आबादी होना चाहिए जब उसको नगर पालिका बनाया जाएगा। तो जो शहरी क्षेत्र होता है यदि उसमें आबादी मतलब मतदाताओं की संख्या 20,000 है, कम से कम है, तो वहां पर एक नगर पालिका का गठन किया जाएगा। कितनी आबादी तक, 1 लाख की आबादी तक, ठीक है। इसके बाद फिर इसमें वार्ड कितने होते हैं, तो वार्ड इसमें कम से कम 15 और ज्यादा से ज्यादा 40 वार्ड होते हैं। मतलब जो पार्षद होते हैं, पार्षदों की संख्या कम से कम 15 और ज्यादा से ज्यादा इसमें 40 होती है, ये आप इसमें याद रखना। इसके बाद फिर जो व्यक्ति इस नगर पालिका का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसके लिए कम से कम आयु कितनी रखी गई, तो कम से कम उसमें 21 वर्ष आयु होना चाहिए, चाहे वह पार्षद का चुनाव लड़े चाहे नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव लड़े। इसके लिए आयु 21 वर्ष रखी गई है। और इसका प्रमुख कौन होता है, नगर पालिका का, तो इसका प्रमुख अध्यक्ष होता है, जिसे नगर पालिका अध्यक्ष कहा जाता है, इसको ध्यान रखना। इसका भी कार्यकाल कितना होता है, तो इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। हर 5 वर्ष में या प्रत्येक 5 वर्ष में इनका चुनाव होता है, इसको ध्यान रखना। इसकी चुनाव प्रक्रिया कैसी है, तो इसकी चुनाव प्रक्रिया प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष मतलब कि सीधे जनता के द्वारा इन्हें चुना जाता है, इंग्लिश में से कहा जाता है डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम। इसके बाद फिर इसमें प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, तो इसका प्रशासनिक प्रमुख होता है मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सॉरी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सीएमओ कहा जाता है इसको, चीफ म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर कहा जाता है, ठीक है। जो सीईओ होता है ये तो हमारे उधर जनपद पंचायत में होता है फ्रेंड्स, उसको याद रखना। इसके बाद फिर राज्य सरकार द्वारा मनोनीत इसमें 4 सदस्य होते हैं जो विशेषज्ञ होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें जो 4 सदस्य होते हैं इनको कौन मनोनीत करता है, तो इनको हमारी राज्य सरकार मनोनीत करती है जो विशेषज्ञ होते हैं। इसके बाद फिर इसमें पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं, तो इसमें पदेन सदस्य सांसद और विधायक, ये दोनों इसमें पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य का मतलब एक्स ऑफिशियो या फिर पद पर रहते हुए कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है पदेन सदस्य। तो यह भी यहाँ पर अपना पार्टिसिपेट करते हैं या इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है, सांसद और विधायक। इसके बाद समिति, इसमें एक समिति होती है जिसको प्रेसिडेंट इन काउंसिल कहा जाता है। यह समिति किसके नियंत्रण में रहती है, तो इसमें जो नगर पालिका का अध्यक्ष होता है ये इसके नियंत्रण में कार्य करती है, और नगर पालिका का अध्यक्ष इसका प्रमुख होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स।
अभी वर्तमान में नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है, तो 98 है। 98 नगर पालिका हमारे मध्य प्रदेश में है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगला आ जाता है नगर निगम। अब हमारे मध्य प्रदेश में नगर निगम कितने हैं, इनका चुनाव कैसे होता है, इसकी संरचना कैसी है, ये हम अब शुरू करते हैं। देखिए इसमें मध्य प्रदेश में नगर निगम, और जो नगर निगम होते हैं तो इसमें वार्ड संख्या कितनी होती है, तो इसमें वार्ड संख्या 40 से 70 तक होती है। इसके बाद मध्य प्रदेश में जहां पर भी जिस शहर की संख्या कम से कम कितनी हो, मतदाताओं की संख्या 1 लाख से ऊपर हो, वहां पर एक नगर निगम गठित किया जा सकता है। नगर निगम का गठन कौन करती है, तो हमारी राज्य सरकार या हमारी मध्य प्रदेश सरकार नगर निगम का गठन करती है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम है। इसके बाद 2018 में भिंड को और दतिया को हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने नगर निगम के रूप में घोषित किया है, तो अभी ये प्रस्तावित है। नगर निगम में चुनाव लड़ने की आयु कितनी रखी गई है, 21 वर्ष। इसका चुनाव कौन करवाता है, तो राज्य का निर्वाचन आयोग या राज्य का चुनाव आयोग इसका चुनाव करवाता है, इसको ध्यान रखना। इसमें प्रमुख कौन होता है, महापौर होता है। इसका कार्यकाल कितना होगा, तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसको ध्यान रखना। एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नगर निगम होता है, तो नगर निगम में महापौर और पार्षद इनका कार्यकाल कितना होगा, तो 5 साल होता है। प्रत्येक 5 वर्ष में इनका चुनाव होता है, और इनका चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्ह के आधार पर ही होता है। चुनाव प्रक्रिया कैसी होती है, प्रत्यक्ष होती है। डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम के द्वारा इनको चुना जाता है, या जनता के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से इन्हें चुना जाता है, इसलिए से कहा जाता है प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली या डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर इसमें प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है फ्रेंड्स, इसमें प्रशासनिक प्रमुख होता है नगर निगम कमिश्नर या नगर निगम आयुक्त, ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद में राज्य सरकार के द्वारा इसमें 6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जो कौन होते हैं, ये विशेषज्ञ होते हैं, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर इसी में पदेन सदस्य होते हैं, एक्स ऑफिशियो होते हैं। तो पदेन सदस्य का मतलब होता है कि जो पद पर रहते हैं कार्य करें, तो पद पर रहते हुए कार्य करते हैं यहाँ पर हमारे सांसद और हमारे विधायक, तो ये भी इसके पदेन सदस्य होते हैं, इसमें ध्यान रखना। इसको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे। इसके बाद में नगर निगम में एक समिति होती है जिसका नाम होता है मेयर इन काउंसिल, और इस समिति का प्रमुख कौन होता है फ्रेंड्स, तो इस समिति का प्रमुख हमारा जो नगर निगम का महापौर होता है, ये इस समिति का प्रमुख होता है, ठीक है। इसके बाद फिर नगर निगम से संबंधित या हमारे जो नगरीय निकाय है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है फ्रेंड्स, तो जो आपको इसमें ध्यान रखना है, इसमें कई बार अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नगरीय निकायों का प्रावधान हमारे संविधान का अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ZG तक किया गया है। तो इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, कौन कौन से हैं वो यहाँ पर देखिए इसमें। तो पहला देखिए इसमें 243P, तो अनुच्छेद 243P, P मतलब परिभाषा, किसकी परिभाषा, नगर निगम की परिभाषा, ये आप इसमें याद रखना। इसके बाद फिर 243Q, तो 243Q में किसका प्रावधान है, तो नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान इसमें किया गया है। इसके बाद फिर अगला आता है R, 243R या 243R, इसमें नगर पालिकाओं की संरचना का प्रावधान है। तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, R मीन्स रचना, तो किसकी रचना या किसकी संरचना है, ये हमारे नगर पालिकाओं की संरचना। इसके बाद फिर S, तो 243S, तो 243S मतलब समितियां, किसकी समितियां, नगर निकायों की समितियां। तो वार्ड समितियां, और इसका प्रावधान इसमें किया गया कि समितियों का गठन कैसे होगा, इसकी संरचना कैसे होगी, ये इस अनुच्छेद 243S में प्रावधान किया गया है। इसके बाद फिर आता है 243T, 243T में सीटों का आरक्षण किया गया है या आरक्षण का प्रावधान किया गया है, इसको ध्यान रखना। फिर 243U, तो 243U में क्या लिखा हुआ है, नगर पालिकाओं का कार्यकाल, ठीक है। इसके बाद फिर अगला जाता है 243W, तो इसमें 243W में क्या लिखा हुआ है, नगर पालिकाओं की शक्तियां, उनके प्राधिकार और उनके दायित्व। इसके बाद फिर 243ZA, तो इसमें ध्यान रखना फ्रेंड्स, सारे अनुच्छेद हम नहीं पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं हम उनको यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इनको ध्यान रखना। तो 243ZA, इसमें नगर पालिकाओं का चुनाव का प्रावधान किया गया है।
तो इसका चुनाव भी कौन करवाता है? तो इसका चुनाव भी हमारे मध्य प्रदेश का या हमारे राज्य का जो चुनाव आयोग होता है, निर्वाचन आयोग होता है, इलेक्शन कमीशन होता है, वो इसका चुनाव करवाता है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद में फिर 243 ZD, इसमें लिखा हुआ है जिला आयोजन समिति। तो कुछ समितियां होती हैं जिसका प्रावधान इसमें 243 ZD में किया गया है। तो इस प्रकार से देखते हैं फ्रेंड हम कि यहाँ पर ये हमारा नगरीय निकाय का टॉपिक समाप्त हो जाता है या हमारे स्थानीय निकाय का टॉपिक समाप्त हो जाता है। आगामी परीक्षाओं में निश्चित सफलता के लिए देखते रहिए हमारे कल्याणी IAS एकेडमी के सभी वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।